प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम के पहले इस समय बात हो रही थी कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से। कुछ देर पहले भी आप देख रहे थे वफाकी वज़ीर जो बता रहे थे जो ब्रेक डाउन है, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर मामला ठीक नहीं हो सके, उसके बावजूद उन्होंने चंद चीज़ों का तस्करा किया। इसके ऊपर बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन बात ज़रूर होगी, सवालात उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। और इसकी वजह से जितने मौशी नुकसानात हुए हैं या आगे हो रहे हैं, इसके ऊपर हमने कुछ बात की है ज़रूर। और इसके अलावा भी कुछ मामला ऐसे हैं जो गौरतलब हैं, ख़ास तौर पर जो सियासी नौयत के मामला हैं, इसके ऊपर बात की जाएगी। जो मेहमानों का पैनल है उसमें तब्दीली हुई है। जो दूसरे हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद मेहमान, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे भी मुल्की हालात पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर फराज अहमद वाजदी साहब, तज्ज़ियाकार हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक भी हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मुल्की मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर नौजवानों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम अमूमन उन्हें यहाँ मदऊ करते हैं, उन पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप ख़ुद एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार भी हैं, प्रोग्राम एंकर भी हैं, शोबा सहाफ़त से भी अब बाकायदा वाबस्तगी हो चली है, सोशल मीडिया पे भी बहुत मुतहर्रिक हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। चौधरी अकमल साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अकमल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। सूरत हाल आप इसका जायज़ा ले रहे हैं और अभी बात हो रही है कुछ मईशत के हवाले से, चैलेंजेस आपके सामने हैं और अब क्या किया जाए इन मसाइल को हल के लिए। जैसे भी बात कर रहे थे हम, तवानाई के हवाले से बात कर रहे हैं कि आज ये 2023 के अंदर यानी कि 2023 के अंदर दुनिया में बिजली का मेरे ख्याल में ये मौजू ऐसा नहीं होगा कि जिसकी कमी की वजह से कि कहीं पे ये जो मईशत का पहिया है वो रुक जाए, या ये मौजू गुफ्तगू हो कि ये कब आएगी और कब जाएगी। मेरे ख्याल में दुनिया इससे बहुत आगे चली गई है, लेकिन आज भी सूरत हाल यही है आपके सामने। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर। थैंक यू आसिफ। देखिए आसिफ, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और ऐसा सवाल है कि जिसमें हर आदमी मुस्कुरा जाए इस सेंचुरी में और इस वक्त पे। जी जी। अगर हम दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं जी, तो कभी अगर आप किसी भी मुल्क में लैंड करते हैं तो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वहाँ लाइट होगी, पानी होगा, गैस होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा कोई सिलसिला मेरे ख्याल से अभी घाना में भी नहीं, घाना में भी नहीं, ठीक है ना, यकीनन ऐसा। लेकिन हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम आज तक, मुझे तो ऐसा लगता है हम 1947 वाली ही रिजीम में चल रहे हैं। जी जी, ठीक है ना, कि आज पावर फेलियर होना ठीक है, एक हो सकता है, प्रॉब्लम है, कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं तो इस दिन को ट्रीट ही नहीं कर रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, ये एक इंसिडेंट हो गया, एक डिजास्टर हर जगह दुनिया में होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वैसे कौन सी बिजली होती है? यही तो सवाल है कि अभी सर्दी का सीजन है, सर्दी के सीजन में आपकी लोड शेडिंग चल रही है, आपकी मेंटेनेंस चल रही है पूरा पूरा दिन के इलेक्ट्रिक के जो है हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि 12-12 घंटे की हम मेंटेनेंस कर रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ तो ये तवानाई का बहरान आज से थोड़ी है, मैं तो अपने 45 साल से, अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अच्छा, अब ये बहरान क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है जी। ये बहरान की वजह यह है कि हमारा फोकस गलत है जी। हमारे यहाँ पिछले कोई, मैं 70 साल की बात नहीं करता, सिर्फ अपने टाइम की बात करता हूँ, 40 साल की। तो इस 40 साल में मुझे आज नहीं पता नहीं कितने नए पावर प्लांट बने। आपके 4 सूबे हैं, आपका मुल्क 4 सूबों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर आप अपने हर सूबे के अलग अलग पावर प्लांट लगा दें तो आपको कम से कम पूरा मुल्क एक साथ तो पैरालाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, इंडिजिनस प्लांट आप लगा दें। आज अगर आपके अपनी गवर्नमेंट या उनसे एसोसिएटेड जो लोकल बॉडीज हैं वो उसमें काम नहीं कर सक रही, आप इसको आउटसोर्स कर दें। बिल्कुल ठीक है। सबसे आपके पास चाइना की, ताइवान की, कोरिया की कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये प्रोजेक्ट ऑफर कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। आज दुनिया में, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी कि लोग अपनी बिजली बेचने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। और हम बिजली बना नहीं पा रहे। हालांकि वो मुल्क बिजली बेचने को तैयार हैं जिनके पास वो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है और आपके पास तवानाई बनाने के तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बड़ी हैरानकुन बात है। तो इसमें आपकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, ये उसका फेलियर, आपकी इल स्ट्रेटजीज है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैटर इसमें यह है कि कुछ हद तक देखें, हम कहते हैं कि आज हमारा जो सिनेरियो चल रहा है ना वो खाओ और खिलाओ पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहते हैं खाओ खिलाओ कुछ लगाओ भी तो। बिल्कुल ठीक है। हम
हम किसी एक को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो आपकी आवाम की बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, गैस, बिजली आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं जी। आज कल रात से लाइट नहीं, अभी तक रात नहीं, रात को बच्चों के लिए जो बेचारे जिनके यहाँ यूपीएस नहीं है, जनरेटर नहीं है, वो तो बच्चे वॉशरूम भी नहीं जा सकते जी। एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको ये मिथ नहीं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते जी। तो इसके लिए आपने जो भी अपने प्लान बनाए हैं या आप बना रहे हैं, ये तो आपको टाइम जो कल से आज तक का 24 घंटे का मिला है, उसमें तो आपको गौर फिक्र करनी चाहिए कि नेक्स्ट इस अटेम्प्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इसको बचने का सिर्फ एक हल है कि इसको आप आउटसोर्स करें। बिल्कुल ठीक है। हर सूबे में कोई बाहर की 2-3 कंपनीज को आप उसको भी एक साथ आउटसोर्स नहीं करें, उसको डिवीजन करके करें। बिल्कुल ठीक है। ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको मैनेज कर सकें। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये प्लानिंग का फुकदान है और विजन का फुकदान है, और इसके लिए एक विल भी चाहिए और सिंसियर लोग भी चाहिए। अब ये तमाम चीज़ें कहाँ से लेकर आए, बड़ा आम सवाल है। अकमल साहब की तरफ आएंगे। अकमल साहब, ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ बात हो रही थी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। एक साहब से जब इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मसला ये है कि आप अभी इसकी बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ बिजली को रो रहे हैं, बुनियादी ज़रूरतों को रो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ये बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी, जो बहुत सतही चीज़ें हैं, बहुत छोटी समझी जाती हैं पूरी दुनिया में, शायद ये मामला कहीं ज़ेर बहस नहीं आते, तो फिर मईशत के ऊपर बात करना और किसी डॉलर की शॉर्टेजेस के हवाले से कुछ बात करना या इसके आउटफ्लो को कैसे रोका जाए, पॉलिसी मैनेजमेंट की क्या बात की जाए, जब कचरे के लिए मैनेजमेंट आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं इनको चलाने के लिए लोग कहाँ से लेकर आएंगे और कौन बात करेगा? फरमाइए। लोग कहाँ से लेके आएंगे? देखें, लोग तो यहीं से ही आएंगे, और लोग हमने कोई चांद से या मरीख से तो लाने नहीं। लेकिन यहाँ कहाँ हैं वो लोग? लेकिन उससे पहले जो है ना, मैं जरूर हमारे जो लीडर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने हमें जो है ना वो पत्थरों के दौर की जो याद है वो ताज़ा करवाई है। रात में जब मैं लेटा हूँ तो यकीन करें मोबाइल भी टावर्स में भी जो है ना वो नहीं थे, खत्म हो गया, नेटवर्क की भी लोड शेडिंग, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो लाइट, अंधेरे में सुन बैठे में। ठीक है। और ना कोई हमने टीवी देखा, ना खबरें सुनी, बस घर पे गए, खाना खाया और सो गए जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो है ना वो कीमती वक्त जो हम ये फालतू इधर उधर ज़ाया करते थे वो आपने बचाया। तो अब बात रह गई ये है कि लोग कहाँ से आएंगे, तो लोग तो बेसिकली हम यहीं से आएंगे। जब तक हमारे यहाँ पे मेरिट का कत्लेआम होता रहेगा, कॉम्पिटेंट लोग जो इन सारे मामलात से निपटने की सलाहियत रखते हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, उस वक्त तक जो है ना वो मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो सकेंगी। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें जो मुल्क के माशी हालात हैं हमें इस नहज के ऊपर ले आए हैं कि अब आपको जेन्युइन जो कहते हैं कि मिस्त्री चाहिए होंगे। अब जो है ना वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च से जो है ना वो आपका काम नहीं चल सकेगा। क्योंकि एक तरफ तो आपके जो आउटफ्लोज हैं वो बिल्कुल समझे कि इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब आपके पास रिजर्व्स बचेंगी। तकरीबन कल जैसे हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब हैं वो फरमा रहे थे कि तकरीबन जो है वो 3 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट खसारा है, 6 बिलियन फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तकरीबन 2 से $2.5 बिलियन जो है इनका अभी भी शॉर्टफॉल आ रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी जून 2022 तक तकरीबन $9 बिलियन मजीद हमें चाहिए। अभी डॉलर जो है ना वो कहाँ से आएंगे? और ये बिल्कुल नेट ऑफ बात हो रही है हमारी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंपोर्ट से आ जाएंगे या एक्सपोर्ट से आ जाएंगे या जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो आ जाएंगी। उन सबको मिलाने के बाद हम कह रहे हैं इस वक्त भी 9 बिलियन के खसारे में हैं। तो अगले 3 महीने हमारे कैसे गुजरेंगे मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। और मज़ीद ये है कि जो हमारे कारोबार थे, कंटेनर्स का आपके सामने है, वो सारे पोर्ट के ऊपर बिल्कुल रुके पड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ें हम रोक सकते थे वो हमने रोक ली। अब मज़ीद हमारे पास जो टाइम आना है ना वो आना है कि अब ज़रूरियात ज़िंदगी भी रुकेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसन्स जी, फॉर एग्ज़ाम्पल दालें, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने का तेल, पाम ऑयल जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो लास्ट आपके ऊपर ठप्पा लगना है वो लगना है आपका जो है वो ऑयल। वंस द ऑयल इज़ ओवर देन आप समझें कि आपकी इकोनॉमी इज ओवर एंड यू विल बी इन स्टोन एज फॉर परमानेंट। तो इस वक्त जो है वो ये बिल्कुल हालात पैदा हो चुके हैं और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारी चाहे हुकूमत हो
चाहे ओपोजिशन हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, ये क्या सोच रहे हैं, इनका आगे का वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इन्होंने आवाम को इसी गूम और गूं की कैफियत में रखना है? आखिर कब तक हम इस कश्ती को डूबता हुआ देखेंगे? अभी तक कोई भी हमें बखुदा कोई भी जो है ना वो आसरा नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। या तो होना जी, देखें सऊदी अरब जैसा मुल्क आपसे ये कह रहा है कि जी सऊदी टैक्स पेयर का पैसा हम आपको बगैर शरायत के नहीं देंगे। हाँ, ये उन्होंने मेंशन कर दिया। बिल्कुल, डार साहब जो है वो तशरीफ लाए यहाँ पे और उन्होंने आते ही जो है ना वो क्या दावे किए थे कि जी मैं 200 रुपए से नीचे, डॉलर की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 200 रुपए से कम है, मैं 200 से नीचे लाऊंगा। ओ भाई, वो 270 रुपए में नहीं मिल रहा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं इकोनॉमी को? इन्फ्लेशन आज 24.2% हो गई है। पॉलिसी रेट 16 से 17% मजबूरन करना पड़ता है, कर दिया उन्होंने। इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। एक तरफ अगर इन्फ्लेशन आपका 24 पे जा रहा है तो आपको पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ता है। अमेरिका में भी अगर आप देखें वहां पे तकरीबन 9% के ऊपर इन्फ्लेशन चला गया, तो उन्होंने भी अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 4.5 पे ले गया, हालांकि 1% से ऊपर नहीं जाता वहां पे। यूके में 7% इन्फ्लेशन है, वहां पे भी तकरीबन 4-5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो जहां पे इन्फ्लेशन होगा तो उसमें आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको अपना पॉलिसी रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ता है उसकी मैं वजह बताना चाहूंगा आपके नाजरीन को। ये तो हमारा मुस्लिम मुल्क है ना, तो उसमें इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सूदी निज़ाम को प्रीफर नहीं करते, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आता। अदरवाइज इसका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं या आप किसी बंदे के बैंक में 1 करोड़ रुपए पड़े में, लेट से, अब अगर वो 1 करोड़ रुपए उसके पड़े में और इन्फ्लेशन है 23% ये 24%, तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसकी फेस वैल्यू तो 1 करोड़ ही रहेगी, लेकिन रियल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? 24% कम हो जाएगी। समझिए वो 24 रुपए कम हो गए, 24 लाख रुपए उसमें से कम है हो गए। तो अब आप उसके पास बच गए 76 लाख रियल, जो उसके पास उसकी वैल्यू है मनी जी। तो उसको कंपनसेट करता है क्या चीज? यही पॉलिसी रेट के अगर उसको इसके इंटरेस्ट की मद में 16 या 17% मिलेंगे तो उसका वो जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये इसके पीछे लॉजिक होती है। तो और नॉर्मली कोशिश भी ये की जाती है कि इन्फ्लेशन में और पॉलिसी रेट में बहुत कम डिफरेंस हो। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 17% भी हमारा जो पॉलिसी रेट कल इन्होंने किया है वो भी कम किया है। ये कम से कम 20-22 पे होना चाहिए। वरना क्या है कि आपकी ये जो लोकल करेंसी है लोग इसको छोड़ेंगे, लोग इसको नहीं रखेंगे अपने पास, बल्कि इसके बजाय वो जाएंगे गोल्ड में, डॉलर में, ऑयल में, या कमोडिटीज की तरफ वो लोग शिफ्ट करना जाएंगे और आपकी जो लोकल करेंसी है उसकी वर्थ मजीद कम होगी। तो ये एक समझे एक कड़वी गोली है जो आपने पीनी ही पीनी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इससे जो फायदा होना होता है ना कि ये जो आपने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया तो उसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन 1% जितनी हमारी वो महंगाई हो चुकी है तो उसमें 1% पॉलिसी रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1 मतलब माइनर सा फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसके नतीजे में होगा ये कि आपके जो हमारे यहाँ पे देखें आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको अपने डेट और इक्विटी रेशो को मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसमें डेट का एक एलिमेंट उनको मजबूरन रखना पड़ता है एक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है तो अल्टीमेटली होता ही है कि वो भी महंगाई में इजाफा करती है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा करती है। तो ये राउंड एक सर्कल बन जाता है। इधर पॉलिसी रेट बढ़ाया, इधर महंगाई बढ़ी, इधर पॉलिसी रेट, इधर महंगाई, इधर। तो ये सर्कल से हम बेसिकली फिर निकल नहीं पाते। ये एक ट्रैप टाइप का बन जाता है, जिस तरीके से हम डेट ट्रैप में इस वक्त फंसे हुए हैं कि हमारे पास जो है ना वो कर्जों का सूद देने के लिए हमें इस वक्त नए कर्जे लेना। अब सवाल ये होगा कि फिस्कल डिसिप्लिन है, ये आएगा कैसे और कौन ये लेकर आएगा, इसको कैसे रिस्टोर किया जाएगा? पता नहीं पहले भी कभी प्रिवेल करता था या नहीं था, लेकिन रेस्टोरेशन के हवाले से बात की जाती है। वो ब्रेन्स हैं जो रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है, जैसे अभी बात हो रही है कुछ देर पहले और काफ़ी अरसे से ही बात कर रहे हैं कि जो ख़ास तौर पे जो डैमेजेस की मद में और ये जो नुकसानात हो रहे हैं पोर्ट्स के ऊपर ख़ास तौर पे, तो ये डॉलर को कर्टेल करने के लिए अगर ये पॉलिसी बनाई है तो ऑन दी अदर हैंड जो आपका टैक्स कलेक्शन और कस्टम ड्यूटी की मद में जो कलेक्शन है वो रेवेन्यू का आप जो हिट लग रही है मैनेज कैसे करेंगे? तो ये बैलेंस की बात है ना। तो इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, अकमल भाई से ज़रा मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हम देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं ब्रेक पे जाने से पहले, और दौरान वक्फा भी जो गुफ्तगू हो रही थी वो इन्हीं मौशी मामलात के हवाले से। अब ये कोशिश करते हैं थोड़ा आसान और सहल अंदाज में लोगों तक बात जो है वो पहुँचाई जाए। डॉक्टर साहब, अभी जैसे इन तमाम चीज़ों का तस्करा किया कि एक फिस्कल मैनेजमेंट के लिए आप ये समझ लें कि जो मीशत के मामलात हैं उसको दुरुस्त करने के लिए क्या हाल रुकावट है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े ममालिक दुनिया में ऐसे रहे जहाँ की आबादी शायद वज़न में हमसे ज़्यादा हो, वॉल्यूम्स हमसे ज़्यादा हों, उन्होंने भी चीज़ों को बेहतर बनाना शुरू किया। जब एक डायरेक्शन उनकी सेट हुई तो वो अपने मुकाम तक पहुँच गए। लेकिन हम लोग स्टिल अभी तक होपलेस भी हैं, डायरेक्शन लेस भी हैं, और पॉलिसी भी लेस हैं, और पता नहीं क्या क्या हमारे पास अभी लेस है। फरमाइएगा कैसे? देखें ऐसे जी अगेन आपने एक ऐसा सवाल किया है, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन हमारी इकोनॉमी को और मुल्क को संभालने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है। हम किसी को हिट या टारगेट नहीं करके बात कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। जो अभी चौधरी अकमल साहब ने एक मेरिट की बात की थी, एक कॉम्पिटेंसी की बात की थी। देखें आपने दुनिया के बारे में जो एग्जाम्पल दी, दुनिया में अभी आप कनाडा की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ का जो हायर एजुकेशन को चला रहा है, आपको पता है हायर एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान टेक्सला से शुरू हुई थी, ये अमेरिका लंदन से शुरू नहीं हुई, ये पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुई। तो वहाँ जो इसको चला रहा है ना, वो एक पीएचडी है उनका। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं वो उस फील्ड का उन्हें कोई बैकग्राउंड नहीं पता होता, कोई उनके पास उसकी कोई एक स्पेशलाइजेशन नहीं होती, और हम उन लोगों को ऐसे बड़े बड़े इदारों में इम्पोज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी या वर्क बिहेवियर उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करता तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल लगाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मिनिस्ट्री में ना लगाएं लोगों को, अपने इलेक्टोरल सीटेड जो लेके आते हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन उनके साथ जो एडवाइजर लगाएं कम से कम वो तो रेलिवेंट हो। हम इस पॉलिटिकल नॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते, हम इसको इवन चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पिछले 70 साल से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई खास चेंज नहीं आया। स्टेटस को पे है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया कि इसने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसने कोई बुरा परफॉर्म किया। ऑलमोस्ट सभी, चौधरी साहब की बात से हम एक एतराज खत्म कर देते हैं कि सभी 19 और 20 कैटेगरी पे रहे। किसी ने आवाम के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम कह सकें कि पाकिस्तानी आवाम को बिल्कुल ठीक है, हस्बे इक़्तिदार की तरफ से कोई फायदा हुआ, यासिर साहब को फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ, इंडिविजुअल तो जरूर हुआ, सिलेक्टेड इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, वी ऑल आर इंडिविजुअल, सिलेक्टेड इंडिविजुअल। अब उनकी उसके साथ क्या गिठा बंदी हुई है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम उन गिठाओं को नहीं खोलना चाहेंगे। लेकिन हम कहते हैं आप वो गिठा ना खोलो, आपने जो करना है आप करो, क्योंकि आप हमारे कहने से या किसी के कहने से आपने वो काम छोड़ने तो नहीं है ना, आप बिल्कुल करें, लेकिन उसका 20% आवाम के लिए भी करें। अब आप एजुकेशन में है तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स या जो भी हैं कम से कम वो खुद उस लेवल पे तो हो, या उनको जो लोग एडवाइस कर रहे हैं या उनकी टीम के जो कोर मेंबर, ठीक है एक पॉलिटिशियन मिनिस्ट्री में आ गया, लेकिन उसके नीचे उसकी एक कोर कमेटी है, वो कमेटी तो कम से कम उन जेन्युइन लोगों की हो जो इस चीज को डेवलप कर सके। अब आपके पावर एनर्जी में इस मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं, क्या उनके पास कोई पावर एनर्जी पेट्रोलियम में कोई पीएचडी, कोई पोस्ट डॉक या एमएस लोग हैं उसमें रिसर्च ओरिएंटेड? आप मुझे 2 नाम बता दें। जब वहां पे रेलिवेंट लोग ही नहीं होंगे तो ऐसे फेलियर्स होते रहेंगे। मैनेजमेंट भी उसके पास होगी, या जो आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आज हम, मुझे बड़ा, अभी मैं जाके क्लास में बताऊंगा ये बात कि हम उस दौर में रह रहे हैं कि 70 साल में दुनिया कहां से कहां चली गई, हम आज अपना वेस्ट मैनेज नहीं कर सकते, उसके ऊपर गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, बताइए उसको मैनेज करने के लिए हम इस पूरे अभी जो सिनेरियो पॉलिटिक्स का चल रहा है वो सिर्फ उसी के लिए। मैं एक वो रिपोर्ट देख रहा था अभी, एक मैंने देखा कि एक वो कंपटीशन है हमारे यहाँ, तो उस पर बात करना मुतनाज़ा है। वो खातून एक मुकाबला हुस्न वो जीती, तो उनसे जब उनका पेशा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी चीज़ें रिसाइकिल होती हैं उससे वो कपड़े बनाती हैं और जूते बनाती हैं, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स भी अब जूते बना रहे हैं उन चीज़ों के जो कचरा हम ज़ाया कर देते हैं, उसको रिसाइकिल का एक वो है, उसके ज़रिए कपड़े और जूते बनाकर हम बेच रहे हैं। ये मैं यासिर आपको बताऊं जी, वैसे तो लोग बहुत मुल्क घूमने जाते हैं, मेरा फेवरेट मुल्क श्रीलंका है जी, मैं आपको सही बताऊं, मैं जाता हूँ, बड़े सीधे साधे लोग हैं और 4 बजे से वो बसों की लाइन में लगे रहते हैं।
आपको पता है वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट वो ऐसे करते हैं, अभी श्रीलंका पे कितना क्राइसिस आया, लेकिन उनका एनर्जी फेलियर नहीं हुआ, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्टेड नहीं थी, वहाँ आवाम ने जो कुछ भी किया, गवर्नमेंट चेंज हुई, एक न्यू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन पॉलिटिकली हुआ, लेकिन उससे वहाँ के लोगों की फंडामेंटल्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ कोई नहीं सोचता कि पानी होगा नहीं होगा, गैस होगी नहीं होगी, या इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं होगी। हमारे यहाँ मतलब ये कि वहाँ पे उसके लिए कॉम्पिटेंट लोगों को लगाया हुआ। आप यूएई में देखें, अगर वहाँ कोई इंजीनियर लगता है तो वाकई इंजीनियर होता है, ठीक है। अगर वहाँ पुलिस में है तो उसकी सर्टिफिकेशन करके हायर होते हैं, उसके एग्जाम दे के हायर होते हैं। हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के लिए कोई निज़ाम है, कोई क्राइटेरिया, ना पानी के लिए कोई निज़ाम है, ना बिजली के लिए कोई निज़ाम है, ना कोई तालीम का निज़ाम है, ना कोई काउंसलिंग का निज़ाम है, ना कोई मेंटरिंग का निज़ाम है। मतलब ये है कि जब आपके पास अच्छे काउंसलर ही नहीं होंगे, देखें एक बड़ी बड़ी पोजीशन पे लोग आ जाते हैं, आने दो, लेकिन उसको चलाने के लिए उसके नीचे वालों का सही होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ठीक है टॉप छोड़ दो, बिल्कुल ठीक है, नीचे की टीम तो सही रखो ना। अगर आपके नीचे भी उससे इररेलेवेंट लोग होंगे, अभी चौधरी साहब ने कहा कि हमारे एक तालीमी इदारे से भी ताल्लुक, अगर उस तालीमी इदारे को हम 4 प्लम्बरों के हाथ में दे दें, भले वो अरबपति हो, क्या वो उसको चला सकते हैं? नहीं चला सकते। वो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसा। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें एक मैरिटाइज स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर उन कॉम्पिटेंट लोगों को देना पड़ेगा जो उस फील्ड से रेलिवेंट हो। कम से कम हर जो आपके इदारे हैं उसमें 2-4 लोग ऐसे हों जो उस फील्ड से रेलिवेंट हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अकमल भाई ये फरमाइएगा, क्योंकि वक्त मेरे पास डॉक्टर साहब थोड़ा सा कम है, मैं चाहूँगा जरा अकमल भाई का इनपुट इसके ऊपर ले लूँ। तो ये जो फार्मूला बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही की, मैं मुख्तसरन पूछ लेता हूँ, क्या कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, या यहाँ पर दोबारा से व्हील जो है वो री इन्वेंट करने की ज़रूरत है? ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा ज़रा इसका जवाब दीजिए, कितना मुश्किल काम? देखें हमारे पास जो है ना वो इस वक्त जो पोजीशन है उससे रिवाइवल के बहुत रास्ते तो मौजूद हैं। फोकस करना है हमें R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे पास बड़े बड़े कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स पड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे, जिन्होंने बड़ी मतलब रिसर्च की है, और उसके बाद इस तरह वो लोग प्रोड्यूस चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें तो उससे हमें ना सिर्फ ये कि हम अपनी खुराक में खुद कफील हो सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट्स भी अपनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ ना R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया गया। अच्छा, ये लोग प्रैक्टिकली कहीं पर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर की आपने बात, कई ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, किसी ने अपना फार्म बनाया हुआ है, कुछ छोटी मोटी। मेरे पास एक मतलब आप ये समझें कि एक टिशू टेक्नोलॉजी होती है बनाना की या मुख्तलिफ सीड्स वगैरह की, तो उसके लोग हमारे पास मौजूद हैं, वो बेचारे अपनी लैब, लेकिन उनको कहीं से एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो वो चीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हो रही। हालांकि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया की 500 टॉप कंपनीज़ हैं, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इजराइल में यहूदियों के हाथ में 1.5 करोड़ की आबादी है उनकी टोटल। क्यों? क्योंकि वो लोग चीज़ों को रिसर्च करते हैं। अद्वियात के ऊपर इन्होंने इतनी रिसर्च की है कि इन्होंने ईसाइयों को पीछे छोड़ दिया। आपको याद होगा कि वो क्रॉस एक ज़माने में बना होता था, तो आज उन्होंने जो है ना वो क्रॉस तक हटा दी, इतनी उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें पका पकाया हलवा जो है ना वो खाने की हमें आदत है, हमारी कोई रिसर्च नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। यही वजह है कि हम एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो वही पुराने हालात से चल रहे हैं। अच्छा, वही ट्रैक्टर है, वही ट्राली, थोड़ा सा इसका कनेक्टेड जवाब दूं जरा डॉक्टर साहब, वही ट्रैक्टर चल रहा है, वही ट्राली चल रही है, उसके 4 पहिए होते हैं, उसमें हवा भरते हैं, भाई ये चल रहा होता है। अगर इंडस्ट्री की तरफ आप आ जाएं तो वही पुराना सीमेंट बनाने के वही पुराने तरीके चल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वो पुर्जे आके वही संभल करने में लगे हुए हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल है तो बने बनाए हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं, केमिकल इम्पोर्ट हो जाता है। टेक्सटाइल में आप देख लें वही पुराने ज़माने की खड्डी के ज़माने की मशीनें लगी हुई हैं,
तो देयर इज़ नो रिसर्च, देयर इज़ नो डेवलपमेंट, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि हमारा जीडीपी इंक्रीज़ करेगा, हमारा जो है वो माशी तरक्की आएगी या महंगाई में कमी आएगी। तो उसके लिए बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आज मेरी हुकूमत है तो मैंने अपनी पॉलिसीज़ लाई, अगली आई उसने सब पे मट्टी डाल दी और नया जो है ना वो उन्होंने वो लेके शुरू हुआ। तो पिछले ये जो हमारे 75 साल हैं वो इसी बर्बादी में गुजरे हैं कि हर आने वाले ने पिछले वाले की पॉलिसीज़ को बिल्कुल वाइप आउट किया और जीरो से फिर शुरू। तो अब ऐसी रेस कोई बंदा क्या जीतेगा जो हर जो है ना वो 4 साल के बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो दैट इज द बेसिक रीजन, दैट इज द बेसिक रीजन कि आज जो है वो हम लोग अभी तक जो है ना वो अपने आप को डेवलप्ड नेशन के बराबर नहीं कर पाए। इवन हम तो इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश की वो हमसे ज़्यादा हो गई। पहले हम उनको कहते थे 2% का बंदा नहीं है, वो हमें कहते हैं कि तुम आधे आने के भी नहीं हो। दैट इज द पोजीशन। मैं अकमल साहब की बात को इस पर कनेक्ट ये करूँगा, कहा हमारे R&D नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही एसोसिएटेड लोग हैं। आप नहीं, उन्होंने सॉरी ये कहा कि लोग मौजूद हैं लेकिन अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर सक रहे क्योंकि एप्रिसिएशन। एक प्लीज। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही, हर चीज़ पे रिसर्च हो रही है। आप पाकिस्तान के कोई 50-60 जर्नल्स रिकग्नाइज हैं जो HEC में, आप देखें साल में 3-3 दफ़ा वो छपते हैं और उनके अंदर 20-20 पेपर, और एक एक पेपर में कोई 4-4 ऑथर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। रिसर्च लोग करते हैं, मेरी अपनी कोई 40 पेपर, ठीक है। लेकिन मसला ये है उन रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी कौन देगा? बाहर के इदारे यूनिवर्सिटीज से या दूसरे जो रिसर्चर एग्रीकल्चर में या वो कर रहे हैं, अगर आपका एग्रीकल्चर जो रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और अब तो एग्री बिजनेस की तरफ चला गया है, अगर आप उसको करें तो आपको तो किसी से भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है, आप इतना गल्ला यहीं पैदा कर सकते हैं। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ना देना ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ठीक है। वेल डॉक्टर साहब, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई वुड लव टू डिस्कस मोर अबाउट दिस, बट मे बी सम अदर टाइम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी और तफसीलन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। इजाज़त हमें यहाँ लेनी होगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर फराज अहमद वाजदी साहब का, मोहम्मद अकमल साहब का जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की और यकीनन बहुत कुछ कहना चाहते होंगे और कहेंगे भी, इंशाल्लाह आगे उनको ज़हमत देंगे क्योंकि वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।